हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, कॉलिंग डे है। हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ। 0213233092728 और 30 3 लाइन्स हैं, बात कीजिए। हमारे साथ पहली कॉलर हैं हुमा याकूब साहिबा कराची से। जी हुमा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी, मेरा आप लोगों से एक सवाल है जो मैं आप तीनों से करना चाहूँगी। आप हाँ ना में बताएं, ये बहुत मामूली सी डिस्क्रिप्शन दें। दूसरा सवाल जरा सा मेरा तवील है। पहले तो ये कि आप मुझे ये बताइए, क्या सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है या इस्लामी भाई है? ठीक है। दूसरा सवाल मुझे आप तीनों ने जवाब देना है, इसमें मुझे अलग अलग। दूसरी बात मेरी ये कि अभी हमारी मौजूद अदालतों ने एक फैसला दिया था कि हमारे पास खाली जगहों पे जो तामीरात हुई थी उनको फौरी तौर पे मुनहमद कर दिया जाए। ठीक है, कर दिया गया, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। हमें खुशी है कि उनको उनकी असली हालत में बहाल किया गया। लेकिन असल में एक चीज शायद हमने नजर से नहीं गुजरी हमारी, वो शख्स कहाँ चला गया जिसने इन सब चीजों की इजाजत दी थी? वो शख्स तो कुछ पैसे अपनी जेब में डाले, कुछ आगे वाले को उसने दिए। हंसता खेलता जो है मोबाइल पे गाने सुनता हुआ निकल लिया पतली गली से। लेकिन वो लोग, मेरी मुराद है अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब के लोगों से, वहाँ पे जो खौंचा फरोश थे या झूले घुमाने वाले लोग थे जो सिक्के डाल के घुमाते थे या बच्चों को चॉकलेट बेचते थे या बच्चों को वोटिंग में करवा रहे होते थे, उन सब के तो पेटों पे लात पड़ गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कमर पे लात मार। ये कुछ ऐसे हुआ है बीबी जैसे अशरफ गनी ने किया है। अगर आपने बात तो देखें ये बात कि आप लोग संभाले, मैं नोट लेके आपने तबसरा भी कर दिया एंड वी एग्री टू इट कि ज़ाहिर है जो कुछ भी हुआ है वो उससे नुकसान उन्हीं का हुआ है जो वर्कर्स हैं। जहाँ तक आपकी पहली बात है, देखिए कोई मुल्क इस वक्त ना किसी का दोस्त है और ना किसी का भाई है, और मुल्कों के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो भाई होने या दोस्त होने पर नहीं चलते। आजकल जो सूरत हाल है, हर मुल्क सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है और उसी को और देखना भी चाहिए। ये बात हमें बड़े अरसे बाद समझ आई है, तो मेरे ख्याल में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं बिल्कुल, आई मीन देखिए, जब तक आपको इंटरेस्ट मिलते हैं आप दोस्त हैं, जब नहीं मिलते आप दोस्त नहीं हैं। आप देखें कि मतलब अब जहाँ तक दैश से लड़ने की बात है तो उसमें तालिबान और अमेरिका भाई भाई हैं। तो ये जो होती है ना सोच के ये दोस्त है, ये भाई है, ये क्या है, ये दुश्मन है, नॉट प्रोडक्टिव। जी सर, आप मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। सही है वो सर, यू अप्रूव। सईद रशीद हैं कराची से। जी सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मशहूर जमा कहावत है, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी जी। तो अमेरिका और उसके नेटो के अलायंस से समझ में नहीं आ रहा कि खंबा नोचे के बाल नोचे। जैसा ही खैर वो तो अपनी जगह है। एक और मुल्क है उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो बाल नोचे, इसलिए कि वो मशहूर जमाना सेंटेंस है ना, यू आर विद अस और विद देम। अगर वो ये बोलता है कि हम उनके साथ थे तो सारा मलबा 20 साल का उस पर आ जाएगा कि तुमने हरवाया हमें। और अगर हम ये कह दें कि हम तुम्हारे साथ थे तो वो बिल्कुल फकीर लोग जीत गए 20 साल की जंग। तो समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं हम लोग। एक और बात, 2000 अरब दे सकते हैं मुल्क को बर्बाद करने के लिए। अगर 400 मिलियन नहीं दे रहे बच्चों को, भूखों को और बिल्कुल पैसों के लिए, बिल्कुल ऐसा ही आप अंदाजा लगाइए कि ये एक चाल वो चल रहे हैं, अल्लाह चाल चल रहा है। अल्लाह उस जगह से उनकी मदद करेगा जहाँ से गुमान भी नहीं है। सुबह परिंदा उड़ता है ना तो वो क्या सोचता है, अमेरिका मुझे खाना खिलाएगा, अल्लाह मुझे खाना खिलाएगा, और खा के आता है और अपने पोटे से अपने बच्चों को भी खिलाता है। और उन लोगों ने अल्लाह पे भरोसा किया, एक चाल हम चल रहे हैं और एक अल्लाह अपनी चाल चलेगा। उन मुल्कों से मदद करवाएगा जहाँ से जी बिल्कुल नहीं गया है हमारा। बिल्कुल आपने जबरदस्त बात कर दी है और कंप्लीट बात कर दी है। अली मोहम्मद पटनी साहब हैं कराची से। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान खैरियत से हैं? ठीक है। सर हाँ, मैं कराची के एक लोकल मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि अक्सर हर महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग लगने के बाद बंदे झुलस जाते हैं, मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। और एक बयान आ जाता है KDCA का कि ये फैक्ट्री गैर कानूनी थी, एक बयान आ जाता है KDA का कि ये रिहायशी इलाकों में बनी हुई थी। तो जलने से पहले क्या KDA और KDCA को मालूम नहीं था कि ये गैर कानूनी बनी हुई है फैक्ट्री या रिहायशी इलाकों में बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल आपको प्रोग्राम के तहत कोई ना कोई आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल
जल के जो मरता है वो गरीब आदमी होता है, और फैक्ट्री ओनर का भी कसूर नहीं होता है। फैक्ट्री ओनर कौन चाहेगा कि मेरी फैक्ट्री को आग लगे, लेकिन इसकी एनओसी वगैरह मैं तो इनफैक्ट इसमें एक इजाफा भी करता हूँ, सॉरी, कि आपने कहा ना कि फैक्ट्री ओनर की गलती नहीं है। देखें अगेन, अगर आप पैसे खिला के या जो कुछ भी करके एक फैक्ट्री वहां बना, आपको इजाजत मिल रही है जहां पर इजाजत आपको मिल ही नहीं सकती, कोई आपको पाबंद नहीं कर रहा कि आपने ये सेफ्टी मेजर्स करने, तो वो अपनी तरफ से खर्चा क्यों करें? ये तो रेगुलेशंस की बात है ना, क्योंकि आपने बात की, हम मंडे को इस पे कंप्लीट शो भी करेंगे कि क्या इजाज़त मिली, कब मिली, क्या हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि फैक्ट्री जिनकी है उन्होंने आगे सबलेट कर दी थी किसी को, सबलेट की, और वो वहाँ पे जो ये बक्से वगैरह और ये चीज़ें बना रहे थे, और वो ना उस सबलेट करने का कोई किसी को पता है, ना वहाँ पे पहले क्या बन रहा था, बाद में क्या बन रहा था, उसको वो हुआ। फिर टिपिकल जो आई विटनेसेस हैं, एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, गार्ड से कहते रहे, गार्ड ने लॉक कर दिया था, ये बल्दिया है, दोबारा बल्दिया की तरह लॉक कर दिया था, और उसने कहा मेरा बेटा अंदर है, खुदा के लिए उसने किसी को जाने ही नहीं दिया। खिड़कियां बंद थी, लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी। जो लोग मरे हैं वो झुलसने से नहीं मरे, वो धुएं से जो है मरे हैं, और वो बेहोश हुए और उसी में वो जहाने फानी से कूच कर गए। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी सुन रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं नए मुर्तज़ा वहाब, वो भी कह रहे थे कि हम देखेंगे, ये होगा। लेकिन बात ये है कि यार आप कब तक मतलब जिस शहर में बल्दिया फैक्ट्री जैसा वाक़या हो जाए, उसके बाद भी आज भी आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे। मेरा ख्याल है कि आपके सवाल में ही जवाब 25 JIT बनी उसकी, है ना, और उसके बाद एंड रिज़ल्ट भी आया कि जिन पे इल्ज़ाम था वो तो छुट गए, ठीक है, मालकान बाहर चले गए, जो बेचारे वो हैं जो जिनके लोग जल के मरे थे, उनको भी गैर मुल्की फर्म ने कंपनसेशन दी। आपकी ना हुकूमत ने दी, ना आपकी हुकूमत ने कोई उनकी दादरसी की। तो शर्म का मकाम है। इसके बाद कोई तब्दीली आई है कि यार अब इसके मैं वही कह रहा हूँ, और आज आप फिर दोबारा से वही बात करें, ये अच्छा हम देखेंगे, और अब इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि आइंदा जो है ना, मतलब आइंदा इस फैक्ट्री में ऐसा वाक़या, आइंदा इस फैक्ट्री में ऐसा वाक़या कभी नहीं होगा, लिख के रख लें। एक यासिर इनामुल्लाह खान है, यासिर अहमद हैं इस्लामाबाद से। जी यासिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं यासिर अहमद बात कर रहा हूँ E11 इस्लामाबाद से। जॉन में कोई आर्टिकल छपा था 4-5 दिन पहले, उसके सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर, और जो है गवर्नमेंट भी इस पे कुछ नजर डाले और कुछ पॉलिसी और इंसेंटिव दे ताकि जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में जल्दी आ सकें। लेकिन उसमें जो पॉइंट है जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जिसकी चार्जिंग स्टेशन चाहिए वो सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सोलर और विंड एनर्जी बहुत फैशनेबल हो गई है, हर कोई इसी की बात कर देता है बगैर समझे हुए। सही बात है, या यू आर राइट। तो पाकिस्तान में जो है अभी कोई 15,000 मेगावाट एक्सेस कैपेसिटी है जो हम यूज नहीं कर रहे। जो पिछली गवर्नमेंट ने ग्रोथ रेट अपना जो है वो देख के और प्लांट ढेर सारे लगा दिए, अब वो कंपनीज को तो आपने पेमेंट्स करनी है, आप कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो वो इतने ज्यादा है कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी, इस वक्त $5 बिलियन जो है एनुअली आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ। तो सबसे पहले इस एनर्जी को यूटिलाइज करें। चार्जिंग स्टेशन आपने बनाने हैं, मोटरवेज पे आप चार्जिंग स्टेशन बनाएं, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। सोलर विंड जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल नहीं, आपकी बात ये दुरुस्त है सर जी के देखें, विंड पे तो आप चार्जिंग स्टेशन चला ही नहीं सकते ना। आई मीन एंड विंड एनीवे, विंड तो जब तक विंड फार्म्स नहीं होंगे और वो भी एक मखसूस विंड कॉरिडोर में, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर के ऊपर लगा दी और समझा कि मेरी 4 बत्तियां चल जाएंगी, ऐसे नहीं होने वाला। एंड सोलर का भी अगेन यू राइट कि ये ज्यादा गिमिक है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग स्टेशन। चार्जिंग स्टेशन तो आपके कन्वेंशनल पे ही चलेंगे। है कि जो सूरत हाल जाहिर है, जो हुकूमत की पॉलिसी यही है कि चाइना से आ जाएं व्हीकल्स, तो जाहिर है वो व्हीकल्स वाले ही खुद कोई स्टेशन लगा दें तो लगा दें। एक स्टेशन है सिर्फ इस्लामाबाद में, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी मौजूद हैं
वो लाहौर नहीं जा सकते, क्योंकि मिनिमम जो मैक्सिमम उनका चार्जिंग का वो है वो अबाउट 300 किलोमीटर से। तो अगर आप सुपर मार्केट जहाँ वो लगा हुआ है वहाँ से लेके लाहौर जाएं तो आप लाहौर से तकरीबन को 30-40 किलोमीटर पहले मोटरवे पे आप की गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी और चार्ज। ज़ाहिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये भी नहीं हो सकता कि आप पेट्रोल डलवा लें, कोई हाइब्रिड भी नहीं है, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें और लाहौर के अंदर लगा हुआ है, तो अभी तक तो हम इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सके कि कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीज़। लेकिन अगेन देखिए, अगेन ये सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है ना, और इसमें भी एक आयरनी ये है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रिक कार्स की तो फिर डिमांड फॉर चार्जिंग स्टेशन, लेकिन जब तक चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड कहाँ से आएंगी? तो चिकन एंड एग टाइप सिचुएशन है। लेकिन इस साल या 5 साल या 10 साल बाद आपने जाना इस तरफ ही है, सो इट्स बेटर। आई थिंक यूरोप हैज ऑलरेडी अनाउंस के 2024 तक वो खत्म कर देंगे। चीन ने भी कह दिया है, अमेरिका। अच्छा, यूरोप करेगा या नहीं करेगा? अगर चीन ने कह दिया कि हम 2024 तक कर रहे हैं तो वो बेटर बिलीव कि वो कर देंगे। और उससे फायदा जाहिर है हमें भी होगा कि वो वहाँ से पहले तो वो गाड़ियाँ जो पेट्रोल वाली की गाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड तो यही है। 2024 तो कट ऑफ डेट यूरोप ने भी और चीन ने भी दी हुई है। अभी मैं ना लूँ नई वाली, अभी इस पे बात करते हैं। आप रिमोट कंट्रोल ही चलाते हैं। वो तो मेरे बेटे के पास भी है। मेरे बेटे के पास इस तरह की। ओके, नेक्स्ट कॉलर कौन है? हमारे नेक्स्ट कॉलर इनाम साहब, इनामुल्लाह खान मुल्तान से। जी इनाम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी देर आपसे होल्ड किया, आपकी बातें सुनी। सॉरी सर। दो नहीं सर, मेहरबानी। दो जो है बातें सिर्फ मैं करना चाह रहा था। एक तो अफगानिस्तान के हवाले से मैं ये करना चाह रहा था कि एक पॉजिटिव साइड ये है कि तालिबान का और अमेरिका का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हम देख रहे हैं वो बड़ा हैरान कुन है। और इन फ्यूचर मैं ये समझ सकते हैं कि द फ्यूचर इज अफगानिस्तान इन दिस एरिया, आई थिंक। क्योंकि अमेरिका जो इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग लेवल तालिबान के साथ दिखा रहा है तो यकीनी तौर पे फ्यूचर में उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट होंगे, हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर मिनरल्स हैं और इस तरह मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये भी एक बात, इस पे आप लोग ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं हमारी निस्बत। और दूसरी गुजारिश ये करना चाहता था कि ये जो पीटीआई गवर्नमेंट है, ये अगर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ कवर करे तो फिर तो ये नेक्स्ट इलेक्शन सोच सकती है पंजाब में। अच्छा। पंजाब की जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। यहाँ पर क्राइम रेट जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट में बहुत हैरान कौन हद तक बढ़ चुका है। अच्छा। अगर आप लोकली तौर पे थानों का रिकॉर्ड लें तो एक बात। और तीसरी छोटी सी बात मैं ये ऐड करना चाहता था कि बलूचिस्तान के जो बलोच हैं या पश्तून हैं, बलूचिस्तान की सोसाइटी जो है वो कम इल सोसाइटी है पंजाब की निस्बत। तो वहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि अमन व अमान के सिलसिले में एंगेज रखने की बजाय जो वहाँ की यूथ है जो कि बहुत अच्छी सोसाइटी में पली बड़ी है, उनका करैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको जरा आगे लेके आए ताकि हमारे मुल्क में जो गवर्निंग पोस्ट पे हैं वो कोई अच्छे लोग आ सकें। बिल्कुल सही बात। हाँ, लेकिन जहाँ तक आपने, मैं बहुत बलोच हूँ। जी 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 जी। और मैं रहता वैसे मुल्तान में भी, मेरी रिहायशी तो मुल्तान में। इनाम भाई, जो आपने बात की अमेरिका और तालिबान वाली, वो मेरे ख्याल में अमेरिका जब निकलेगा तो शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो चाइना की एंगेजमेंट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होगी। लेकिन पता है इसमें, लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं। यू सी, आई मीन, अगर अब ग्रेट पावर राइवलरी होगी कि कौन बिडिंग करे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है यार, इसमें तो सबका ही फायदा है। लेकिन जाहिर है कि वही मतलब घिसी पिटी बात है, लेकिन फिर भी सच है कि पहले आपको स्टेबिलिटी चाहिए। और अफगानिस्तान को तो आपने ग्राउंड लेवल से रिकंस्ट्रक्ट करना है ना, वो तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ हुआ है, सिविल सर्विस खत्म हुई है, तो अभी बहुत टाइम है। ये जो इन्वेस्टमेंट और ये मिनरल्स वाली बातें हैं ना, ये अभी 5-6 साल आगे की बातें हैं। और कहो बेश यही बातें 90s में भी की जा रही थी कि जनाब बिल्कुल अब जो है ना चेंज होके यहाँ से पाइपलाइन डल जाएंगी और टैपी और ये वो सारे जो लेकिन अब शायद हो भी जाए। आई मीन अगेन कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्टेबिलिटी लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सब थक हार गए हैं। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है, जंग उसी वक्त ख़त्म होती है जब सब थक जाए। यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो देखिए जिस तरह से महंगाई ऊपर गई थी, लोगों की जॉब्स गई, तो वो उससे ये खदशा था
कि ये चीज़ें बढ़ेंगी, और हमने देखा, और हमसे बेहतर कौन जान सकता है जो कराची में रहते कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ इस्लामाबाद में भी और दूसरी जगह से भी रिपोर्ट हो रही हैं कि मोबाइल स्नैचिंग बहुत है और डाकू बिल्कुल, और ये शेखुपुरा में जो हाल ही में वाक़या हुआ है, नहीं बहुत डाकू ने जो, तो बिल्कुल आपका कंसर्न बजा है। अब आई डोंट नो कि ट्रांसलेट किस तरह से होगा इलेक्शन में, किस हद तक इस पे काबू पाया जा सकेगा, वो देखना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अहमद लगारी साहब हैं झुड्डो मीरपुर खास से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। साईं हाणे मुंहिंजो अर्ज़ी आहे त सभु माण्हू लॻा पिया आहिनि त तालिबान ऐं अफ़गानिस्तान ऐं सभु इहे सिलसिले में, पर असां जेको माण्हू ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे। ॻाल्हि इहा आहे त ही सभु जेके महिमान ईंदा, जेको चवे पियो चौधरी साहब जेको मिनिस्टर आहे इंफॉर्मेशन जो, उहो चए थो मेज़बानी कंदासीं। अरे बाबा तव्हांजे त घर ई कोन थो वञे न, ही त भाई सॼी असांजी पई थिए न। ही माण्हू ईंदा हिते लाज़मी हुननि खे खाधे लाइ खपे, पीते लाइ खपे, रिहाइश लाइ खपे, असांखे बि अक़लियत में करे छॾंदा। असांजूं हमदर्दियूं आहिनि, असीं हुननि सां हर ॻाल्हि करण लाइ तयारु आहियूं, पर घटि में घटि सभिनी खे बराबरि त ॾियो न। हू पंजाब वारा जवाबु ॾियो वेठा आहिनि, हर माण्हू जवाबु ॾियो वेठो आहे। असां सूबो अलाए यतीम खानो थी वियो आहे अलाए छा, मस्तु मस्तु घणी जुंद छॾाईसीं हिन MQM मां, हाँ वरी नई MQM पिया ठाहिनि। साईं असीं ॾाढा परेशान आहियूं, ख़ासि करे जेके ॿाराड़ी जा माण्हू आहियूं, छो जो इहे सभु वापसि असां वटि ईंदा। हींअर बि जेको इहो पाण वटि हूंदियूं आहिनि न साईं सिरूं, इन्हनि जा बठा, इहे सभु इन्हनि माण्हुनि जे हवाले आहिनि। ऐं ही मज़दूर बि पंहिंजा वठियो अचनि, असांजूं मज़दूरियूं बि ख़तमु थी वियूं। अच्छा, वो आपकी बात अपनी तशवीश जो है वो तो तशवीश आपकी बिल्कुल सही है। अब तक यही होता आया है कि जो भी होता है कि वो यही इवेंचुअली आता है, पिछले 70-72 साल से यही हो रहा है ये। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अफ़गानिस्तान की तरफ से लहर आ रही है जिस तरह 90s या 80s में आई थी। इस दफ़ा हुआ ये है कि आप तक जो ख़बरें पहुंची हैं वो ये हैं कि जो काबुल में फंसे हुए हैं गैर मुल्की या उनके साथी अफ़गान, वो इवेंचुअली यूरोप और अमेरिका शिफ्ट किए जाने हैं। तो ट्रांजिट में कुछ हज़ार लोग वो रखे जाएंगे यहाँ होटलों में या डेजिग्नेटेड जगहों पे, और उसके बाद अगले 20 दिन में या 1 महीने के अंदर वो वहाँ से रवाना कर दिए जाएंगे। ये एक समझौता हुआ। लेकिन ये तो ये इशू है ना, इनकी बात में एक वजह ये है कि ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान से इनटू पाकिस्तान मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग भी आ रहे हैं और आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक चमन की सरहद से जो चंद हज़ार लोग आए हैं उनको उन्होंने किला अब्दुल्ला और चमन तक ये कंफर्म है आपके पास? जी वहाँ तक महदूद रखा है। जी हाँ, वहाँ रखा है। उससे आगे अगर कोई नजर आया तो उसे अरेस्ट कर दिया। अच्छा, मुझे भी कोई मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही थी, अच्छा हुआ कि आपने ये क्लियर कर दिया, क्योंकि एक ये थी कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है और उनको वहाँ पर इस दफा मेरा ख्याल है स्टेट पॉलिसी चेंज हुई है। हाँ, लेकिन लगाली सही ये जो थे ना, ये अपना जो 2000 आए ना, ये वो साहब सही कह रहे हैं, These are transit passengers। 21 दिन का टाइम दिया हुआ है, और ये इस्लामाबाद में भी ठहरेंगे, कराची में भी होटलों में ठहरेंगे और कुछ इधर उधर। लेकिन मुझे एक सिक्योरिटी रिस्क का भी डर है। आई मीन एक अलग वो तो खैर लगा हुआ ही होता है। नहीं, लगा हुआ होता है, लेकिन जब इस तरह का टारगेट आता है ना तो फिर थोड़ा सा ज्यादा डेंजर हो जाता है। देखिए जो हुआ है कल, और अब जो रिपोर्ट्स आ रही है कि 160 से ज्यादा लोग शहीद हुए। देखो ये तो होना है, ये रिस्क तो लगा रहेगा। हैदर रजा हैं कराची से। जी हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो आपका पुराना कारण हूँ, ये पता है आपको तो पीटीएल पेंशनर्स के मामला हमारे यहाँ चल रहे हैं। जी सर। और इसके बारे में आपसे भी हमने कहा था कि जरा मालूमात तो कीजिए क्या मसला है, हमारा केस क्यों नहीं लग रहा है। इसके बारे में हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए, और फिर ये भी हमें पता लगना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी ताकत है जो हमारा ये मामला आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। जी हैदर भाई, मसला ये है कि देखिए कोर्ट ये तो अब अदालत की सवाबदीद पर है कि वो कब लगाएगी।
और उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इंश्योर करेगी। ज़ाहिर है उसमें हम सिर्फ जितना आपको पता है उतना ही हमें पता है। हमने ज़ाहिर है रिपोर्टर से कह करके जो है फैक्चुअल पोजीशन ही पता करवा सकते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। रिपोर्टर भी यही कहता है कि जी अभी वो केस लगा नहीं है, अभी वो लगेगा तो फिर पता लगेगा। और वो जाहिर है वो रिपोर्टर भी कि अगर रोस्टर पे नहीं आया है या आया है तो क्या हुआ है। तो अब इस मामले में बहुत सी ऐसी पिटीशन PTCL आप कह रहे हैं नेशनल बैंक वालों की और कईयों की लगी हुई हैं, तो अदालत से हम भी गुजारिश ही कर सकते हैं कि इन लोगों की जो है ख़ुसूसन जिनकी पेंशन्स फंसी हुई हैं, जो पेंशनर्स का मसला है उसको देख लीजिए तो आवाम का भला हो जाएगा। मिसेस मुमताज़ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए ठीक है। मैंने कहा इस वक्त पे मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं जी। देखिए जी, महंगाई का हम रोना रो रहे हैं। मैंने सोचा कि मैंने कुछ जाके लॉकर में जगह देखूं कि कुछ निकलता क्या नहीं निकलता। उधर मुझे $200 मिले और 2 तोले सोना, और मैंने जब वो बेचा मुझे इतनी खुशी इतना महंगा बिका। डॉलर का तो अच्छी रेट मिली होगी आपको जी। हाँ, मैं तो अमीर हो गई भाई। मैंने कहा रोना रोती महंगाई का, देखो $200 कितना मुझे पैसे फायदा हुआ। अल्लाह ताला इमरान खान को सलामत रखे, डॉलर कहाँ से कहाँ चला। तो अगर मिसेस मुमताज़ तो वो बता देंगे लॉकर कहाँ है, ताकि हमसे कोई और भी शिकायत करे तो हम कहें उस लॉकर में जाकर के देख लो। नहीं, अब तो कुछ नहीं है ना उसमें यार, अब तो उसने साफ कर दिया और 2 तोले सोना भी मिला। ये चीज वही मैंने सोचा। लेकिन जब दवाइयाँ लेने गई, सामान लेने गई, तो मेरी खुशी बिल्कुल मदम पड़ गई। या अल्लाह क्या हो गया, किधर गई। लेकिन अब आपको खुशखबरी भी सुनाई और तकलीफ भी सुना दी। ये पूरा एक पैकेज था। आप अगले महीने फिर चक्कर लगाइएगा, लॉकर खोलिएगा, हो सकता है कुछ और। ये वो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। थैंक यू सो मच। और अब एक वक्फा लेते हैं, फिर बाद वापस। वेलकम बैक। मैं अगले कॉलर है रेहान शमीम कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है, आप लोग खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी भाई। तो मेरा सवाल ये है, 2-3 छोटे छोटे से सवाल हैं। एक सवाल ये है कि ये जो कल ढोल ताशे बजे हैं, तो क्या ऐसा काम हो 3 साल वाले आप लोग लॉटरी? जी 3 साल। जी। तो क्या ऐसा काम हो गया है, क्या कर दिया गया है सर? NRO तो नहीं दिया ना सर, NRO नहीं। इतना वो हो गया और इतना एक हंगामा मच गया, गाने चल गए और यार अब बंदा मतलब पार्टी भी ना करे यार। तो सर एक तो इस पे रोशनी डाल दें। दूसरा सर ये बताइए, आपके ये कहते हैं कि गाड़ियां बड़ी खरीद ली, तो गाड़ियां जिनके पास पैसा था उन्होंने खरीद ली ना। जो बेचारा गरीब है उसके पास तो आज भी कुछ नहीं है, वो तो उसी तरह से चल रहा है। ये कुछ ऐसे रहीम भाई कि मैं कहूँ कि जी मतलब आप क्या बात कर रहे हैं कि दाल और रोटी की कीमत बहुत बढ़ गई है, लोग कितनी सुशी खा रहे हैं आजकल। ये थोड़ी सी इस तरह की लेवल की बात है कि जो सुशी अफोर्ड कर सकते हैं वो तो वैसे भी खाएंगे। इट्स नॉट अ इकोनॉमिक इंडिकेटर। जी आपने बात की तो हर हुकूमत का यही होता है कि वो 2-2.5 साल अपना 1 साल के बाद जो है वो एक चीज़ रिलीज़ करती है और वज़ीर आज़म आते हैं और वो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। करने दो यार, हमारा क्या जाता है, आपका क्या जाता है। जी तो तीसरा कोई छोटा सा सवाल था आपका, वो जा चुके हैं। लो लाइन ड्रॉप हो गई। चलो इम्तियाज़ सिद्दीकी हैं कराची से। जी इम्तियाज़ साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुबशर रजी साहब। जी जी सर गुजारिश ये थी कि ढोल तमाशा वाली बात तो जो हो गई सो कल हो गई। मेरी गुजारिश ये है कि अगर 2 इंतजामी ओहदे किसी और तरीके से मुंतखब कर लिए जाए तो कहीं बेहतर नहीं होगा। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक चेयरमैन नैब। अगर इनको हम थ्रू सुप्रीम कोर्ट इनका अगर डिसीजन कर ले कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का सरबराह हो और तमाम 4 सूबों के चीफ जस्टिस के मेंबर हो, वो अगर मिलकर इन दोनों ओहदों को तयन कर दें तो मेरे ख्याल गैर मुतनाज़ा भी हो जाएगा और काम भी बेहतर अंदाज में होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट पे जो मुकदमात हैं
लाखों की तादाद में, फिर वो कौन सुनेगा? नहीं सर, गुजारिश ये नहीं है, गुजारिश ये थी मेरी कि अगर इनको ये अख्तियार दे दिया जाए कि ये एक नॉमिनेट करें कि हु विल बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड हु विल बी द चेयरमैन ऑफ नैब। मेरा ख्याल है देखिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पिछले जो 2-3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुजरे वो रिटायर्ड जज ही थे और सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर जज रिटायर हुए थे। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल इनका जो मेन जो मसला है ना, ये तो एक तजवीज़ है, ठीक है, इस पर इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इनका है कि जो तरीका कार है इनको सेलेक्ट करने का, उस पर थोड़ी सी रिफॉर्म की ज़रूरत है। जाहिर है कि जो इलेक्टोरल लॉज में रिफॉर्म की जरूरत है, उसके बाद कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, ये भी है कमिश्नर जो चेयरमैन नैब पे तो डेफिनेटली आपको देयर इज वर्क नीड्स टू बी डन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये काम देना आई थिंक फिर वो एक मसला बन जाएगा, बिकॉज़ वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और फिर ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं बीच में। बिल्कुल, तो शायद ये मुमकिन ना हो, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो करना चाहिए। और नैब चेयरमैन भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज रिटायर हुए हुए हैं, तो एक तरह से तो हम देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही रिटायर होकर के पोस्ट संभालते हैं। जी, नसीम इकबाल हैं कराची से। जी नसीम साहब। हेलो हेलो। गालिबन वो नहीं हैं, सलीम इकबाल हैं हमारे साथ सक्खर से। जी सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, ये पीटीआई का एक केस चला था फॉरेन फंडिंग के सिलसिले में। जी जी। इलेक्शन कमीशन के अंदर। जी जी। अब बिल्कुल खामोशी छा गई है, ना उसकी कोई पैरवी हो रही है, ना कोई और उसके लिए कुछ कर रहा है। उसको फैसला अगर पहले आ जाए तो जो भी हो फैसला वो ज्यादा सही नहीं है। अगर हमारे इख्तियार में होता तो नहीं, आपके इख्तियार में तो खैर नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ सलीम भाई। मसला ये कि आप सही कह रहे हैं कि ये जिस तरह लिंगर ऑन हो रहा है तो लगता नहीं है कि अगले इलेक्शन से पहले जो है इसका फैसला आएगा। लेकिन अगर हुकूमत बदल गई तो डेफिनेटली आ जाएगा 100%। हाँ ऐसा ही अगले कॉल में कौन, मतलब कि 2028 से पहले तो नहीं आने वाली ना। हाँ बता रहा हूँ, लिख के रख लो। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर रख रहा हूँ मैं, लिख लो। और ये जो है मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, क्लब, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। इलेक्शन कब हो रहे हैं? 2028 तक पीटीआई की हुकूमत है, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, तो तुम क्या 24 में हमारे साथ प्रोग्राम नहीं कर रहे हो? उस वक्त मैं यही बात करूँगा, अब देख लेना। चले ये तो हम लिख। फरहान असलम है कराची से। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं किन साहब से बात कर रहा हूँ? आप तीनों से बात कर रहे हैं सर, जिससे आपकी मर्जी, आप जिससे तीनों मौजूद हैं आपकी। बारी बारी कर लें। अब मुझे ये पूछना सिर्फ एक मेरा ये सवाल था कि केपीके में और पंजाब में तो हेल्थ कार्ड आ रहा है जी, लेकिन सिंध वालों को सिर्फ डिस्कार्ड ही मिलेगा, कोई हेल्थ कार्ड वगैरह का कोई नहीं है। सिंध वालों के साथ ये ज्यादती क्यों होती और उसमें मीडिया क्यों नहीं आवाज? सिंध वाले जो है वो स्कीम कबूल नहीं कर रहे। क्या वो तो पहले है, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं, वो सिंध हुकूमत जो है उसको कुछ रिजर्वेशंस है, वो स्कीम कबूल नहीं कर रही हेल्थ कार्ड वाली। अच्छा 1122 भी नहीं है सर। हाँ, और दूसरी बात ये भी गिन ले, मैस ट्रांजिट। जी 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 जी। अभी मारने में भी उनकी रिजर्वेशन है, मतलब लोग मर जाएं। वो हाई कोर्ट की है सर, वो हाई कोर्ट की तरफ से आई है। और मेरे ख्याल में एक मरबूत मुहिम ज़रूर शुरू हुई है कि इनको न्यूटर कर दें या स्टेरिलाइज कर दें उन कुत्तों को जिनके ज़ाहिर है रेबीज की वजह से, और ख़ासी ज़्यादा उसमें वो हो रही है। और वो हुकूमत भी नहीं कर रही, खाली जो NGOs हैं बहुत सारी वो कर रही हैं अपने अपने तौर पर। ज़ाहिर है आपको पता है यहाँ हुकूमत के ऊपर जो है ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कमज़ोर सी है, मतलब बहुत से काम होते हैं, कमर दुख जाती है, करनी होती हैं, बहुत काम करने होते हैं, का चार्ट पेश करना, ट्वीटिंग करने में बहुत टाइम लगता है और आपके मतलब अंगूठों भी दुख जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा ट्वीटिंग करें आप। ऐसे ही एनीवे, इंजीनियर मेहताब अफरीदी हैं हमारे साथ। कहाँ से? पेशावर से। जी जी मेहताब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार कोड़ो साहब, मुबशर ज़ैदी साहब, वसतुल्लाह खान साहब, सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही है और ख़ासकर ये अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है सर, तो ये तो पूरी रीजन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। बेशक पैराडाइम शिफ्ट है सर, बेशक जी। तो सर इसको अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में
सीपेक और जैसे रशिया का किसी जमाने में था कि गर्म पानियों को आना, तो सबके इंटरेस्ट इसमें है। और ये नेबरिंग कंट्रीज जितने भी है जिनके स्टेक्स एक जैसे हैं, तो उनको चाहिए कि यही टाइम है कि अफगानिस्तान में इंटरवेंशंस करे, इकोनॉमिक बिल्कुल सर लेके जाएं, इन्वेस्टमेंट लेके जाएं। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान में कर रहा है, तो इसी को अगर एक्सटेंड कर दे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है सर। थोड़ी स्टेबिलिटी हो जाए तो आप जो कह रहे हैं वही होगा, और यही मेरे ख्याल में प्लान है भी इवेंचुअली कि जाहिर है अमेरिका बहादुर तो निकला, और वो अलग बात है कि वो जाहिर है वो खेल बिगाड़ने के लिए जो है अपनी वो रखेगा, लेकिन जो चाइना रशिया नहीं थोड़े बहुत ठेके अगर अमेरिकी कंपनियों को मिल गए तो सेट हो जाए, जो मिल भी सकते हैं। जो कि अभी मैं पढ़ रहा था कि तालिबान ने रिक्वेस्ट की है अमेरिका को कि देखें 31 अगस्त के बाद आपकी फौजें तो चली जाएंगी, आप डिप्लोमेटिक मतलब दुआ सलाम रखिएगा, नहीं आप डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रखें। बिल्कुल तो वो भी तो एक यही है ना कि सर देखें सर मतलब यार अब क्या है यार भाई, उन्होंने जितने फंड भी तो फ्रीज कर दिए हैं सारे के सारे। नहीं वो जाहिर है सारे के सारे, ये तो उनकी पुरानी गेम है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो सारा का सारा अमेरिकन सिलसिला। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। अल्ताफ़ कादिर हैं पेशावर से। जी अल्ताफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो तीन बातें हैं जो शायद एक दूसरे के साथ मुंसलिक तो नहीं है। एक तो ये जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी या इस तरह की ज़हनी गुलामी। तो एक दरख्वास्त है वज़ीर आज़म साहब से कि वो भी गुलामी से निकल आए तो शायद कुछ बेहतर हो सकेगा। दूसरी बात हमारी बरादरी के भी है, मैं खुद एक उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ, और आपकी बरादरी के भी लोग हैं जो तालिबान की बहुत ज़्यादा हिमायत कर रहे हैं। तो आपकी बरादरी वाले हो, हमारे बरा या जो भी हो, तो उनसे दरख्वास्त है कि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बहुत खुशी के साथ तालिबान वेलकम करेंगे तो वहाँ जाएं, अफगानिस्तान में रहें और तालिबान ही के हुकूमत में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बामियान का बुद्धा का मुजस्समा तोड़ा जा रहा था तो यहाँ पे अखबारात में लिखे जा रहे थे कि जी ये बुद्ध शिकन और फलां फलां। और उस दौर का एक साहब है जो अब भी बड़े मशहूर हैं और वो यहाँ पे हमारे पंजाब में आर्काइव डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, तो वो की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये सवाल ये है आप तीनों से, खुसूसन मैं चाहूँगा कि उसतुल्लाह खान साहब की भी इस पर कोई न कोई बात आ जाए कि ये जो क्या कहेंगे उसको, मुनाफिकत का लफ्ज़ शायद ज़्यादा सख्त होगा, लेकिन ये जो दो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पसंद करने वाली है, ये क्या पाकिस्तान के कौमी मिजाज का हिस्सा है या जनूबी एशियाई मिजाज का हिस्सा है, या ये चीज़ कहाँ से आती है? ठीक है, ठीक है दूसरा साहब। हाँ ये यस किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। अगर रेफरेंडम करवाया जाए तो हो सकता है अक्सरियत ये कहे हाँ जी तालिबान का जो निज़ाम है वो अच्छा है, कम से कम अमन व अमान है, ये वो है। और अगर उसी रेफरेंडम में दूसरा सवाल पूछा जाए कि क्या आप उस तरह के निज़ाम में रहना पसंद करेंगे, तो शायद उतने वोट उस सवाल को ना मिलें। और फिर तीसरा सवाल पूछा जाए कि क्या आप तालिबान के ज़ेर साया हुकूमत के तहत ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगे या मगरिब में जाना पड़ेंगे, तो उस सवाल का ज़ाहिर है मुख्तलिफ रिज़ल्ट आएगा। तो ये ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान या जनूबी एशिया या इस खत्ते तक महदूद नहीं है, ये इंसानी फितरत है। दिस इज़ इट। आई मीन मुझे ये लगता है कि देखिए अमेरिका की हार जो है मेरे ख्याल में वो लोग उसके ऊपर ज़्यादा वो हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने रादर देन तालिबान के उस तरह के तालिबान आ गए तो वो बहुत अशरफ गनी और अब्दुल्ला साले के जाने एग्जैक्टली देखो अब इन चीज़ों के बीच में मतलब साले तो पता नहीं मैटर करता है जो अमेरिका की हार पे खुश होना बिल्कुल एक अलग बात है।
और तालिबान की जीत पे खुश होना बिल्कुल एक अलग बात। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लोग दोनों जुड़ी नहीं है ना, मिक्स प्लेट बन जाती है ना, मिक्स प्लेट बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है। जब आप कहें कि अमेरिका हार गया और अशरफ गनी की हुकूमत चली गई तो लोग कहते हैं कि इसका मतलब है आप तालिबान की हिमायत करें क्योंकि वो आ गए हैं। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें, इनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और बातें भी हो सकती थी इस पर, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वक्त ख़त्म हो गया, अभी तो इसे मौकूफ़ करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।